हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, स्केच लैरिंक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स, यानी स्वर यंत्र का रेखा चित्र बनाइए और इसके कार्य को अपने शब्दों में समझाइए। यानी आपको लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र का जो है चित्र बनाना है। इसके साथ साथ आपको इसके बारे में बताना है, इसके कार्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है लैरिंक्स के बारे में। ठीक है, तो आपका जो लैरिंक्स है आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या है, लैरिंक्स है। आप देख सकते हैं इसमें दो वोकल कॉर्ड्स है, बीच में इसकी स्लिट है और ये काफी अच्छे से स्ट्रेच हो। और ये कहाँ पे होता है, आपका जो विंड पाइप होता है, ठीक है, विंड पाइप के ऊपरी हिस्से, ठीक है, यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप पहले डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद हम इसके कार्य के बारे में लिखेंगे। तो अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो लैरिंक्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र, ठीक है, या वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब लैरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स आपका जो विंड पाइप होती है उसके ऊपरी सिरे पे होता है, यानी ऊपरी हिस्से पे आपका ये मौजूद होता है। अब अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो लैरिंक्स में क्या होते हैं, आपके पास दो वोकल कॉर्ड्स होती, क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो कि आपकी जो आपका ये आपका जो वॉइस बॉक्स होता है या लैरिंक्स होती है उसमें खिंची हुई हो। और इसके बीच में क्या होती है, स्लिट होती है, बीच में एक जगह होती है जहां से क्या होता है, एयर या वायु अंदर बाहर जा। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप बोलते हैं आपके जो लंग्स है वो क्या करता है, एयर को प्रेशर करता है। आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या होता है, एयर का जो प्रेशर है, एयर जो है, जो लंग्स है वो एयर को या हवा को इस स्लिट के बीच से अंदर बाहर जो है जाने देता है, या उसको प्रेशर करता है कि वो अंदर बाहर जाए। जिससे क्या होता है, आपके जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं और ध्वनि उत्सर्जित करते हैं। तो बेसिकली ये क्यों होता है, बेसिकली क्या होता है, आपका जो ये वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है, ये खिंचे हुए होते हैं, उसके बीच में जो जगह है, स्लिट है, वहां से एयर पास होती है, हवा पास होती है, और जब इससे हवा पास होती है तो क्या होता है, ध्वनि उत्सर्जित। ठीक है, अब अगर हम बात करें वोकल कॉर्ड्स की, तो वोकल कॉर्ड्स आपकी टाइट, थिन या फिर लूज और थिक हो सकती है, यानी कि टाइट हो सकती है और पतली हो सकती है, और ढीली हो सकती है और मोटी हो सकती है। अब जैसे वो है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वॉइस की क्वालिटी होती है, यानी आप जो ध्वनि उत्सर्जित कर रहे हैं वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कि जो आपका वॉइस बॉक्स में जो आपका वोकल कॉर्ड्स है वो टाइट है या ढीला है, या पतला या मोटा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो वोकल कॉर्ड है उसके बीच में स्लिट है जहां से हवा लंग्स जो है प्रेशर करती है, आगे ऊपर नीचे उसे पैसेज होने देती है, उसे बाहर अंदर जाने देती है, जिस कारण क्या होता है, ध्वनि उत्सर्जित। लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। यहाँ आपके विंड पाइप के ऊपरी सिरे पे होती है। The two vocal cords are stretched across the voice box larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of। अब क्या होता है, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, लैरिंक्स होता है, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती है, और ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये इस तरीके से खिंची होती हैं कि इनके बीच में एक जगह हो। ठीक है, इनके बीच में क्या हो, एक जगह, जहां से आपका जो एयर है या वायु है वो
अंदर बाहर जा सके, उसका रास्ता, उसके जाने का रास्ता। When lung force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. अब क्या होता है, जब आपके लंग्स जो होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, हवा को प्रेशर करते हैं, उसे फोर्स कर देते हैं, उस पर बल लगाते हैं ताकि वो अंदर बाहर जाए। तो क्या होता है, जब एयर या हवा इस स्लिट के बीच से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक स्लिट है, इस स्लिट के बीच से अंदर बाहर जाती है, जिस कारण क्या होता है, जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो वाइब्रेट करती है, यानी कंपन करती है। और कंपन करने के कारण ये क्या करती है, ध्वनि उत्सर्जित करती है, यानी साउंड को प्रोड्यूस करती है। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक देम टाइट और लूज। अब जो आपकी वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, इनसे मसल्स जुड़ी होती है, इनसे मांसपेशियां जुड़ी होती है, और यही मांसपेशियां इन वोकल कॉर्ड्स को ढीला या टाइट करती है। ठीक है, जो इनकी मसल्स जो इससे जुड़ी होती है वही इसको ढीला या टाइट करती है। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose or thick. अब क्या होता है, जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती है ये टाइट या ढीली होती है, ठीक है, टाइट होती है तो पतली होती है, और ढीली होती है तो आपकी थिक होती है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है, आपकी जो ध्वनि की क्वालिटी है, ठीक है, उसकी जो गुण है, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी क्वालिटी में चेंजेस, ठीक है। यानी अगर आपकी वोकल कॉर्ड ढीली और मोटी हो जाती है तो उस टाइम पे जो वॉइस या जो आवाज आप उत्सर्जित करते हैं वो अलग टाइप की होती है। वहीं अगर जो वोकल कॉर्ड्स है वो आपकी आपकी टाइट है और पतली है तो अलग टाइप की वॉइस, यानी दोनों केसेस में आपकी अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्सर्जित। स्वर यंत्र को वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। दो वोकल कॉर्ड्स को वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र में इस तरीके से फैलाया जाता है या लगा होता है कि यहाँ हवा के पारित होने के लिए उसके बीच में एक संकीर्ण भट्टा छोड़, यहाँ फेफड़े भट्टा के माध्यम से हवा को बल देते हैं तो स्वर रज्जु कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वर रज्जुओं से जुड़ी मांसपेशियां स्वर रज्जुओं को कड़ा या ढीला कर सकती। जब स्वर यंत्र कड़े और पतले होते हैं तो आवाज का प्रकार या गुणवत्ता उस समय से भिन्न होती है जब वो ढीले और मोटे हो। ठीक है, तो आपका जो इस केस में जो आपका लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के बीच में एक गैप होता है, और जो लैरिंक्स की जो मांसपेशियां जो लैरिंक्स के वोकल कॉर्ड्स या जो आपके स्वर रज्जु हैं उनसे जुड़ी होती है, तो उससे क्या होता है, आपकी वोकल कॉर्ड्स टाइट या ढीली होती है, जिसके ऊपर आपकी जो ध्वनि है या जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसकी क्वालिटी जो है इसके ऊपर निर्भर कर। अब आपका अगला प्रश्न है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई, यानी बिजली और गड़गड़ाहट आकाश में होती, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम। अब क्या होता है, जो बिजली और गड़गड़ाहट है वो आसमान में होती, आप जानते। अभी क्या दिया गया है कि ये एक ही टाइम पे हो रही है और एक ही मतलब बराबर दूरी पे, दूरी भी बराबर है, टाइम भी सेम। लाइटनिंग सीन अर्लियर, ठीक है, हमें बिजली पहले दिखाई देती है, थंडर इज हर्ड लेटर, वहीं गड़गड़ाहट हमें बाद में सुनाई देता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक ही समय में और हमसे समान दूरी पर होती है। बिजली पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देता है। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब बिजली कड़क रही है वो भी हमसे बराबर दूरी पे है, और जो आपका बादल गड़गड़ा रहे हैं वो भी बराबर दूरी पे गड़गड़ा रहे हैं।
साथ ही साथ दोनों चीजें एक ही समय में हो रही है। पर ऐसा क्यों होता है कि हमें बिजली जो है पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। अब अगर हम बात करें बिजली की और गड़गड़ाहट की, तो गड़गड़ाहट का मतलब है कि एक ध्वनि उत्सर्जित हो, ध्वनि आपके पास आ रही है, आपके कानों तक पहुंच रही। और जब हम बिजली देखने की बात करते हैं तो हम बेसिकली लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं। अब अगर हम प्रकाश की बात करें तो जो प्रकाश होता है उसकी जो चाल है या उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो उसकी चाल है, जो उसकी स्पीड है, वो ज्यादा होती है। उसकी स्पीड एयर में या वायु में ज्यादा होती है आपके साउंड के कंपैरिजन। यानी जो आपकी ध्वनि होती है, ध्वनि की जो गति होती है या जो उसकी स्पीड होती है, उसकी चाल होती है, वो कम होती है प्रकाश से, जिस कारण हम तक प्रकाश पहले पहुंचता है और ध्वनि बाद में। यही कारण है कि हमें जब बिजली कड़कती है और जो आपकी बिजली जो है गिरती है और बादल गड़गड़ाते हैं तो क्या होता है, एक ही टाइम पे गड़गड़ा रहे हैं, एक बराबर दूरी पे हैं, लेकिन हमें प्रकाश पहले दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड या उसकी जो चाल है वो गड़गड़ाहट या जो साउंड या जो ध्वनि गड़गड़ाहट के कारण उत्पन्न हो रही है, उससे उसकी जो चाल है वो ज्यादा है, जिस कारण हम तक प्रकाश पहले पहुंचता है, वही ध्वनि बाद। यही कारण है कि हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है, वहीं ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। The speed of light is more than that of speed of sound. अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो जो प्रकाश की चाल यानी स्पीड होती है, ये ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। Thus, due to more speed of light, it reaches us before sound. अब क्योंकि जो लाइट है यानी जो प्रकाश है, उसकी स्पीड या उसकी चाल ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, ध्वनि की तुलना में, साउंड की तुलना। सो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, बिजली पहले दिखाई देती है, वहीं थंडरिंग या गड़गड़ाहट हमें बाद में सुनाई देती है। प्रकाश की गति या चाल ध्वनि की गति या चाल से अधिक होती। इस प्रकार प्रकाश की गति अधिक होने के कारण ध्वनि से पहले हम तक पहुंच जाती है। इसलिए बिजली पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिए। अब हम चलते हैं आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी तरफ। अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ, यानी आपको सही विकल्प छांटना है। आपका पहला प्रश्न है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ध्वनि उत्पन्न होती है या ध्वनि उत्सर्जित होती है। आपके ऑप्शन है नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, वाइब्रेशन हैज नो रिलेशन टू साउंड, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यानी केवल अकंपित वस्तुओं से, ठीक है। दूसरा है कंपन और कंपित और अकंपित वस्तुओं से या कंपन रहित वस्तुओं से। कंपन या ध्वनि से कोई संबंध नहीं, यानी कंपन और ध्वनि का कोई भी संबंध नहीं है। तीसरा, केवल कंपन वाली वस्तुओं से, यानी सिर्फ और सिर्फ वो वस्तुएं जो कंपन कर। यानी आपसे क्या पूछा है कि जो ध्वनि है वो कहाँ से उत्सर्जित होती है, कैसी वस्तुओं से उत्सर्जित होती है। पहला है आपका अकंपित वस्तुएं, दूसरा है कंपित और अकंपित वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो कंपन कर रही है और ऐसी वस्तुएं जो कंपन नहीं कर रही। तीसरा है कि जो कंपन है और जो ध्वनि है उसका कोई भी संबंध नहीं, यानी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं।
चौथा है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी केवल कंपित वस्तु, ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ कंपन कर रही। तो आपको इसका आंसर बताना है। जैसे कोट कंडारा, माइक ऑन कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? दिव्यांश रावत। अच्छा दिव्यांश बेटा, आप ये बताइए कि जो ध्वनि होती है यानी साउंड जो होती है वो कैसी वस्तुओं से उत्सर्जित होती है? पहला है आपका अकंपित वस्तु यानी नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जो कंपन नहीं कर। दूसरा वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कंपित और अकंपित वस्तु, यानी ऐसी वस्तुएं जो कंपन कर रही है वो भी ध्वनि उत्सर्जित करती है और जो कंपन नहीं कर रही है वो भी ध्वनि उत्सर्जित करती है। तीसरा है कि कंपन और ध्वनि में कोई भी संबंध नहीं, यानी कोई वस्तु कंपन कर रही है तो उससे ध्वनि उत्सर्जित नहीं होती, यानी चाहे वस्तु कंपन करे ना करे ध्वनि उत्सर्जित नहीं होती है, कोई भी उनका बीच में संबंध। चौथा है कंपित वस्तु यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी वस्तुएं जो कंपन कर रही है वही ध्वनि उत्सर्जित है। तो आपके पास ABCD ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही। हाँ जी मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, केवल कंपित वस्तुएं या कंपन वाली वस्तुएं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। यस मैम। सब बच्चे तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बैठ जाइए आप, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि कब उत्सर्जित होती है? जब भी कोई वस्तु कंपन कर, अगर वस्तु कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तभी वो ध्वनि को उत्सर्जित करती, यानी साउंड को प्रोड्यूस करती। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब रबड़ बैंड लेते हैं और उसे खींच के कहीं पे रख देते, ठीक है, और फिर उसे अगर आप खींचे, ठीक है, आपने जैसे कि पेन है, पेन में आपने एक रबड़ बैंड लगा दिया और फिर आप उसे तेजी से खींचते हैं तो क्या होता है, वो कंपन करने लग जाती है, वाइब्रेशन करने लग जाती है और साथ में ध्वनि उत्सर्जित करती। इसी तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे जिसमें हमने देखा था कि जब भी हम किसी वस्तु को कंपन देते हैं या उसे कंपित करते हैं, उसे वाइब्रेशन देते हैं, तो क्या होता है, वाइब्रेशन के साथ वो ध्वनि यानी साउंड को उत्सर्जित करते। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी केवल कंपन वाली वस्तुएं या केवल कंपित वस्तु। अब हमारा अगला प्रश्न है, वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, कंपन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसे कंपन या वाइब्रेशन के नाम से भी जाना जाता है? वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, नन ऑफ। कंपन गति, अनुवादात्मक गति या फिर सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है दोलन गति, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो वाइब्रेशन होता है या कंपन होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है, यानी आपके पास गति बताई गई है, अलग अलग प्रकार की आपको गतियां दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी गति है जिसे हम वाइब्रेशन या कंपन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, सी, और आपका ए भी होगा। ठीक है, दोनों होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो अगर हम बात करें वाइब्रेशन की, कंपन की, तो कंपन में क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है कि वस्तु जो है वो आगे पीछे लगातार मूव करती है, आगे पीछे अपनी एक स्थिति है, उनकी मीन स्थिति है, ठीक है, मीन पोजीशन है, उस स्थिति से वो आगे पीछे मूव करती रहती है लगातार। तो जब वो एक, जैसे कि आपके पास ये रबड़ बैंड है, जैसे कि आपके पास ये क्या है, रबड़ बैंड है, ठीक है, आपने क्या किया, इस रबड़ बैंड को खींचा तो क्या होता है, ये आगे पीछे मूव करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। ठीक है,
वाइब्रेशन कहते हैं, आगे पीछे लगातार आगे पीछे मूव करता है, तो ये क्या हो गया आपका वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरीके से अगर हम ऑसिलेशन की बात करें, दोलन गति की बात करें, तो दोलन गति का अर्थ भी यही होता है, अपनी एक स्थिति से आगे पीछे मूव करना, आगे पीछे गति करना। ठीक है, तो जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है, दोलन गति है, वो भी एक प्रकार का वाइब्रेटरी मोशन है या वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो आपका ए और सी दोनों होगा। ठीक है, ए भी होगा और सी भी। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है, यानी जब भी आपको आवृत्ति लिखनी होती है कि किसी भी वस्तु की आप आवृत्ति लिख रहे हैं, तो उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि आप जो है आवृत्ति को किस में व्यक्त करते हैं, उसका मात्रक क्या है, कि उसकी यूनिट क्या है, आपको इसकी क्या बतानी है, यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं बेसिकली वही। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की यूनिट बतानी है, मात्रक बताना है। अब आपके ऑप्शन है, पहला है किलोमीटर, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा है ग्राम, चौथा है डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग प्रकार के मात्रक दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मात्रक जो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। अब अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, पहला क्या दिया गया है आपको, किलोमीटर। किलोमीटर किसका मात्रक है, बेसिकली जब भी आप दूरी को मापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं, तो आप किलोमीटर में मापते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि मेरा जो स्कूल है वो घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है या 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप क्या बता रहे हैं, दूरी बता रहे हैं, यानी लेंथ या लंबाई या दूरी बता रहे हैं। तो यानी जो किलोमीटर है ये किसका मात्रक है, आपका दूरी यानी डिस्टेंस का मात्रक। किसका मात्रक है, डिस्टेंस का। नेक्स्ट, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, तो सी ऑप्शन में क्या दिया है आपको, ग्राम। ठीक है, ग्राम दिया है। अब अगर हम ग्राम की बात करें, किसकी बात करें, ग्राम की बात करें, यानी हम ग्राम की बात करते हैं, तो ग्राम से आप किसे नापते हैं, किसे मापते हैं, बेसिकली जब भी आप जो है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान या किसी के वेट को नापते हैं, तो आप ग्राम में नापते है ना, ग्राम में नापते हैं। तो ग्राम क्या है आपका, ग्राम किसकी एसआई किसकी यूनिट है आपकी, मास या द्रव्यमान। ठीक है, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे वेट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, तो डिग्री सेंटीग्रेड किसका मात्रक है, डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका तापमान का मात्रक है, यानी टेम्परेचर का मात्रक है। किसका है, टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का ये क्या है, मात्रक। अब आपके पास बचा हर्ट्ज। अगर हम हर्ट्ज की बात करें, तो हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, अब अगर हम हर्ट्ज के बारे में कहें, फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता है, 1/t 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यानी आवृत्ति बराबर 1 आपका जो आवर्तकाल है। अब इसके अगर हम हर्ट्ज की बात करें, तो हर्ट्ज को आप पर सेकंड भी लिख, ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति का जो मात्रक है या आवृत्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है, हर्ट्ज। किसमें, हर्ट्ज में। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो आपका ऑप्शन बी यानी हर्ट्ज हो। अब आपका अगला प्रश्न है,
When the amplitude of vibration is large, sound produces. जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कि जब भी आपका जो कंपन है उसका आयाम ज्यादा होता है, ठीक है, अधिक होता है, तो जो ध्वनि उत्सर्जित होती है वो किस प्रकार की होती है? पहला है कि अगर आयाम ज्यादा है तो ध्वनि उत्सर्जित ही नहीं होती, यानी साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती। दूसरा है फीबल, यानी कमजोर या मंद ध्वनि, यानी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो मंद होती है या कमजोर ध्वनि होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो यानी तेज ध्वनि, या हम कह सकते हैं प्रबल ध्वनि, लाउड साउंड, प्रबल ध्वनि। चौथा है आपका नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, आयाम और ध्वनि के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि अगर कोई भी कंपित वस्तु है उसका एम्पलीट्यूड या उसका आयाम जो है वो ज्यादा है तो ध्वनि कैसी होगी? जीआईसी भवन खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित। तो ठीक है मोहित बेटा आप ये बताइए कि अगर कोई वस्तु कंपन कर रही है, ठीक है, वाइब्रेशन कर रही है, और उस वाइब्रेशन या उस कंपन का आयाम एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आपकी ध्वनि कैसी होगी? ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्सर्जित नहीं होगी, या फीबल यानी मंद ध्वनि, या जो आपकी कमजोर ध्वनि हल्की हो, ठीक है। चौथा है लाउड, यानी प्रबल ध्वनि उत्सर्जित होगी, यानी तेज ध्वनि उत्सर्जित होगी, या फिर जो आपका आयाम है और जो ध्वनि है इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं। तो आपको अपना आंसर बताना है। सी, लाउड, प्रबल ध्वनि, ठीक है, वेरी गुड बेटा। यस मैम। मोहित के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। तो जब भी ध्वनि या जो आपके पास वाइब्रेशन है, कोई एक वस्तु है वो वाइब्रेशन कर रही है, कंपन कर रही है, अगर उसका जो कंपन का आयाम है या एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है तो क्या होता है? आपकी जो ध्वनि होती है वो प्रबल होती है, यानी लाउड होती है, ठीक है, यानी आपको तेज ध्वनि सुनाई देती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी लाउड, यानी प्रबल ध्वनि। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका प्रबल ध्वनि है, यानी ऑप्शन सी। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।